अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब अच्छे से होंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हमने मेंडल और उसके जो लॉज ऑफ वर्क ऑफ इनहेरिटेंस था उसको पढ़ा। उसमें हमने डायहेब्रिड क्रॉस को पढ़ा, उसके बाद हमने और मोनोहेब्रिड क्रॉस को पढ़ा। तो मेंडल ने ये काम किया फिर, लेकिन मेंडल ने ला 3 दिए। ठीक है, तो हमने आपको बोला 1884 में उसकी डेथ हो गई। तो उसने 3 लॉ दिए। कौन कौन सा दिया लॉ? उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गेमेट्स दिया, उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। ठीक है, तो इन 1900 में क्या हुआ, जो मेंडल ने जितना भी काम किया, क्योंकि उस टाइम जब उसने वो आगे अपने पेश किए थे, लेकिन उस टाइम उसके काम को सराहा नहीं गया उस टाइम पूरा। तो लेकिन 1900 में 3 बायोलॉजिस्ट आए। जो डिवेरीज है नीदरलैंड का था, कार्ल कॉरन्स जर्मनी का था और एरिक वान प्रेसमार्क ऑस्ट्रिया का था। तो इन्हें इसके मेंडल के जो रिजल्ट्स थे उनको रिडिस्कवर किया कब? 1900 में। तो मेंडल ने जितना भी काम किया था, इसलिए मेंडल के इस काम को सराहने के लिए उसको मेंडल को फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स भी माना जाता है। तो उसने कितने लॉ दिए? उसने 3 लॉ दिए। कौन कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये सारा काम इसने इसने ऑब्जर्वेशन की थी, उस ऑब्जर्वेशन के बुनियाद पे इसने अपने ये काम किए थे। जितने भी इसने एक्सपेरिमेंट किए, चाहे इसने मोनोहेब्रिड क्रॉस किया, चाहे इसने डायहेब्रिड क्रॉस किया, चाहे इसने ट्राइहेब्रिड क्रॉस किया, जितना भी इसने काम किया उसी बुनियाद पे इसने 3 लॉ दे दिए। कौन कौन सा दे दिया? पहला वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गेमेट्स दिया, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इन तीनों को डिफाइन करेंगे। तो पहला वाला जो हम पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। याद रखना। तो पहला वाला क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस से आपको पता चल जाता है कि इसका मतलब है इसमें कोई चीज डोमिनेंट है, कोई चीज डोमिनेंट है। इसने क्या बोला? इसने बोला जब मैं 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स को, उनके साथ चाहे एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो या एक से ज्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो, तो इनमें क्या होता है, जो इनकी F1 जनरेशन आती है, F1 हाइब्रिड्स आते हैं, वो सारे डोमिनेंट आते हैं। ठीक है, याद रखना। इसमें इसने क्या बोला? इसने बोला जो F1 जनरेशन में अगर मैं क्रॉस करूं, जब कल हमने मोनोहेब्रिड क्रॉस किया तो हमने उसे F1 जनरेशन में हमारा कोई रिसेसिव कैरेक्टर आया ही नहीं। तो इसने क्या बोला? इसने बोला इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 homozygous individuals with 1 or more set of contrasting characters are crossed, the characters that appeared in F1 generation in F1 hybrids are dominant, and those that do not appear in F1 generation are recessive characters. तो अगर मैं यहां पे लिखूं, it states that when 2 homozygous individuals with 1 or more set of contrasting characters are crossed, याद रखना, the characters that appeared in F1 hybrid are dominant, the characters that appear in F1 hybrid are dominant। तो
तो इसने क्या बोला, जो F1 जनरेशन में जो हमारे कैरेक्टर्स, जो चाहे एक सेट लूंगा मैं, चाहे एक से ज्यादा, मेंडल ने बोला, तो उसमें जब उनको क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में हमारे सारे क्या आते हैं, हमारे सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स इसके आते हैं। और जो F1 में अपने आप को शो नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर रिसेसिव कैरेक्टर्स। क्लियर? ये हमारा क्या था, ये हमारा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अब हम दूसरे की ओर चलते हैं। तो दूसरा कौन सा हमारा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गीमेट्स। तो दूसरा कौन सा मेरा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। या इसको हम दूसरा बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गीमेट्स, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गीमेट्स। अब इससे आपको पता चलता होगा कि ये क्या है, प्योरिटी ऑफ गीमेट्स। इसका मतलब ये है, चाहे मेरे पास ये कैरेक्टर्स, ये ट्रेड्स, ये जीन्स, ये गीमेट्स आपस में कितनी देर तक भी साथ साथ रहे, लेकिन इनका ये इंटरमिक्स नहीं होता। ये जब भी इनको क्रॉस करेंगे ये हम साथ रहेंगे लेकिन मिक्स नहीं होंगे, ये उस टाइम अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना, ठीक है। प्योरिटी ऑफ गीमेट्स मतलब गीमेट्स कभी भी मिक्स नहीं होते, ठीक है, ये प्योर ही रहेंगे। इट स्टेट्स दैट when a pair of it states that when a pair of contrasting characters, when a pair of contrasting gametes, या फैक्टर्स बोलेंगे हम, या जीनस, गीमेट्स नहीं, जीनस बोलेंगे, या हम एलिलोमॉर्फ बोलेंगे, और एलिलोमॉर्फ्स चाहे मैं जीन ले लूं, ठीक है, इसके चाहे मैं उसको फैक्टर बोलूं, चाहे मैं उसको एलिलोमॉर्फ बोलूं, जब मैं इनको साथ साथ लाऊंगा, यहां से एक डॉर्फ का एक जीन लाऊं, यहां से इसका क्या बोलते हैं उसको, टाल का एक जीन लाऊं, ये साथ साथ रहेंगे। मैं एग्जांपल लूंगा, चलो टाल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल टी से, और डॉर्फ को मैं करता हूं स्मॉल टी से, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा साथ साथ, लेकिन ये मिक्स नहीं होंगे। तो हमने क्या लिखा है इधर, states that when a pair of contrasting factors, genes or allelomorphs are brought together, तो हमने इनको साथ लाया, are brought together in a heterozygote या in a hybrid, जैसे F1 में आ गया हमारे, ठीक है। तो the two members, ये दो मेंबर क्या, ये साथ साथ रहेंगे लेकिन मिक्स नहीं। the two members of the allelic pair, ये क्या होगा, allelic pair, हाँ, remain together, ये साथ साथ रहेंगे, ये साथ साथ रहेंगे विदाउट मिक्सिंग, अब मिक्स नहीं होंगे, आपस में मिलेंगे नहीं। जब हम क्या करेंगे, इनके गीमेट्स बनाएंगे, एंड व्हेन गीमेट्स आर फॉर्म्ड, जब मैं क्या करूंगा, गीमेट्स निकालूंगा इनके, एंड व्हेन गीमेट्स आर फॉर्म्ड, जब मैं गीमेट्स इनके फॉर्म, दे सेपरेट आउट so that only one enters in each gamete, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा, चलो हम लेंगे यहां से टाल, यहां से मैं लूंगा शॉर्ट, ड्वार्फ, अब मैं इनकी मिक्सिंग करूंगा, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। लेकिन याद रखना, अगर मैं इनको फिर से क्रॉस करूंगा
तो ये टी अलग से निकलेगा, टी ये अलग से निकलेगा स्मॉल टी, ये अलग से निकलेगा कैपिटल टी, ये अलग से निकलेगा स्मॉल टी। तो ये सारे अलग अलग यहाँ पे तो साथ साथ आए थे लेकिन मिक्स नहीं हुए थे बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे साथ साथ आए थे लेकिन यहाँ पे फिर से ये अलग अलग हो गए। क्लियर, शाबाश। तो ये आपका हमारा आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप याद रखोगे ये क्या है, चाहे मुझे एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर आएगा, जीन आएगा, एलिलोमॉर्फ आएगा, जब मैं इनको साथ साथ लेके चलूंगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों मेंबर्स ये तो साथ साथ रहेंगे, इनका क्रॉस करूंगा साथ साथ रहेंगे, लेकिन कभी ये मिक्स नहीं होंगे। जब भी ये गिमेट्स ये प्लांट्स फॉर्म करेंगे ये अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर। तो अब हमारा लास्ट वाला लॉ रहेगा इसमें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या, अगर मैं इसके बारे में बोलूंगा तो इसमें क्या है, जो ये वाला लॉ है ये मेंडल के डायहेड्रल क्रॉस की बुनियाद पे दिया गया है, याद रखना। तो मेंडल ने किस बुनियाद पे दिया था, मेंडल गेव दिस लॉ बेस्ड ऑन हिज डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, याद रखना। तो ये वाला लॉ किसकी बुनियाद पे है, डायहाइब्रिड क्रॉस पे। तो अगर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस याद रहेगा उसमें हमारा रेशियो आया था 9:3:3:1, उसमें 9 आए थे प्योर, ठीक है। तो लेकिन जो 3:3 जो हमारे तीन अलग से बन गए थे वो हमें दूसरे टाइप के प्लांट्स क्रॉस तो हमने किया था ऊपर राउंड येलो का, रिंकल्ड ग्रीन का, लेकिन जब हमने नीचे देखा एफ्टूट जनरेशन में हमारे तो एक तो राउंड येलो आ गया, रिंकल्ड ग्रीन भी आ गया, लेकिन बीच में कुछ नए आ गए। तो इसी बुनियाद पे मेंडल ने एक लॉ दिया था जिस लॉ को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं इसमें बोलूं, it states that in case of inheritance of two or more pair of contrasting characters, याद रखना, two pair of characters or two pair of contrasting characters simultaneously, the factors or genes of one pair assort out independently। इसमें क्या होगा, एक पेयर इसमें से अलग निकलेगा ऑफ द अदर पेयर्स, यानी कि हमारा क्या बन गया, हमारा तो रेशियो बन गया टोटल हमारे प्लांट्स F2 जनरेशन में 16 बन गए, लेकिन उसमें 9 जो थे वो जो हमने क्रॉस किया था पेरेंट में, और एक भी लास्ट में जो बन गया था वो भी हमारा पेरेंट का निकला, लेकिन बीच में क्या है, दो पेरेंटल क्रॉस तो निकले और हमारे पास दो न्यू कॉम्बिनेशन भी आ गई। तो इसी बुनियाद पे मेंडल ने तीसरा ला दिया था जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें लिखूंगा मैं, इट स्टेट्स दैट in case of inheritance of two or more pair of characters, that in case of inheritance यानी कि हम मिलाएंगे दो या दो से ज्यादा पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली, द फैक्टर्स, जो फैक्टर है और जीन्स जो है, द फैक्टर्स और जीन्स ऑफ वन पेयर उसका क्या होगा, assort out independently of the other peers। अब याद रखना ये वाला लॉ है ये किसकी बुनियाद पे है, मेंडल गेव दिस लॉ, मेंडल gave this law किस पे, on the basis of his dihybrid cross experiment।
Mendel gave this law based on his dihybrid cross experiment. क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट्स आल्सो नोन एज मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी याद रखना। इट्स आल्सो नोन एज इट इज आल्सो नोन एज मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अगर मैं इसमें बात करूंगा, जब हमने डायहेड्रल क्रॉस बोला, हमारे पास F2 जनरेशन में हियर यहां पे इन F2 जनरेशन में हमारा क्या हुआ, कितने प्लांट्स मिल गए थे टोटल, हमारे 16 मिल गए थे। तो हमारे किस रेशियो में मिले थे, वो उनका रेशियो जो था इन द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। यहां पे हमारा क्या हो गया, हमारे दो पेरेंटल क्लास जिनका हमने क्रॉस किया, से हमने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का किया, तो उसमें राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन एक निकला। लेकिन बीच में जो दो क्लास हमें न्यू कॉम्बिनेशन हमको मिली, हाँ याद रखना, वायर टू पेरेंटल क्लासेस and two new combinations will be produced, or two new combinations are produced। अब इस पे क्या हो गया, एक तो हमारा ये बन गया, एक तो हमारे पेरेंट क्लासेस वापस आ गए, ठीक है। तो ये, लेकिन अब इसमें एक्सेप्शन है, याद रखना। इस वाले मेंडल्स लॉ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसमें हमारा एक्सेप्शन है, वो मैं एक्सेप्शन ऊपर लिखूंगा स्टार पॉइंट बना के, ठीक है। याद रखना, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं है उन वाले जीन्स पे जो सेम क्रोमोसोम पे लोकेट होते हैं। याद रखना, जो जीन सेम क्रोमोसोम पे लोकेट है उस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। जो जीनस हमें सेम क्रोमोसोम पे लोकेट होते हैं उनको हम सैनेटिक बोलते हैं। याद रखिए, यहां पे स्टार पॉइंट में लिखूंगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द जीनस लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। दिस लॉ इज नॉट, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा इधर से मैं, this law is not applicable for the genes located on the same chromosome। याद रखना, तो ये किस पे, याद रखना, ये लॉ जो है कौन सा, हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमारा एप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर, जो जीनस होंगे सेम क्रोमोसोमस पे। याद रखना, द जीनस, वो वाले जीन जो लोकेट होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, उनको हम सैनेटिक बोलते। द जीनस लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम are known as साइटिनिक। याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें मेंडल को हमने आज कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए चाइल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम एवोल्यूशन का टॉपिक उठाएंगे। तो उम्मीद है यहां तक आप इसको रिपीट से सुनोगे, ताकि रिपीट से देखोगे, ताकि आपको आराम से समझ आए। और वैसे भी नेटवर्क 2G चल रहा है, तो आप कोशिश करोगे इसको 360 पिक्सल में देखने की,
कि 144 में तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। 240 में देखोगे या उससे ज्यादा रेजोल्यूशन में देखोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले वीडियो में हम हाउ टू ट्रेड गेट एक्सप्रेसर और सेक्रेटरी में जहाँ पे चाइल्ड हम इंशाल्लाह उसको उठाएंगे, उसको उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।